तो आखिर 100 दिन के अंदर ऐसे क्या हुआ कि बुलंद शाह को अपनी ही बैन तोड़ना पड़ा? दोस्तों पहले समझते हैं भारत और चाइना का एंगल। दोनों एम्बेसडर्स को एक ही दिन का स्लॉट देने का कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और जो दो बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच वो अभी सैंडविच्ड है। मान लीजिए अगर बुलंद शाह सिर्फ भारतीय एम्बेसडर से मिलते तो बीजिंग में मैसेज जाता है कि काठमांडू नई दिल्ली की तरफ अभी उसका झुकाव हो रहा है, और अगर वो पहले चाइनीज एनवॉय से मिलते तो भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स और एनर्जी मार्केट्स अलर्ट हो जाते। तो इसी वजह से उन्होंने इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेटेजी अपनाई थी। दोनों को एक ही दिन में मिलकर ये मैसेज देना कि काठमांडू दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस और बैलेंस मेंटेन कर रहा है। लेकिन दोस्तों असल कहानी ये नहीं है। असली कहानी इस जो यू टर्न के पर्दे के पीछे की है। क्या बुलंद शाह ने ये यू टर्न अपनी मर्जी से लिया या उन्हें एक वेल प्लान्ड जियोपॉलिटिक ट्रैप में घेर दिया गया है? तो यहां जो है दोस्तों 3 मेजर कॉन्स्पिरेसी एंगल्स निकल कर आते हैं। पहला कॉन्स्पिरेसी एंगल ये है कि जब बुलंद शाह काठमांडू में फॉरेन डिप्लोमेट्स को स्नब कर रहे थे तब उनकी जो पार्टी के बॉस और जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो चीफ रावी लामिछा ने नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और दिल्ली ने रवि लामिछाने का एक ऐसा ग्रैंड वेलकम किया जो आमतौर पर किसी प्रधानमंत्री का होता है। उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, फिर गृह मंत्री अमित शाह से हुई, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुआ, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब से भी हुआ। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर था दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात नहीं करेंगे तो भारत नेपाल के ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स के साथ डायरेक्ट रिश्ते चलाएगा। बुलंद शाह को समझ आ गया कि उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस दिल्ली के कॉरिडोर से मिटने जा रहा है। दूसरा एंगल क्या है दोस्तों? जब बुलंद शाह ने शुरुआत में फॉरेन इन्वॉइस से ना मिलने का जो डिसीजन लिया तो उनके एडवाइजर्स ने इसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टाइल बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उन्हें आइसोलेट करने का एक सटल ट्रैप था। उनकी गवर्नमेंट देखिए फॉरेन ग्रांट्स, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और की इकोनॉमिक चैनल से कट ऑफ हो गई है। उनके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्णिम वागले हो या आपके उनके फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनल तक अब उनके इस आइसोलेशनिस्ट अप्रोच से बिल्कुल अभी खफा हैं। और तीसरा एंगल क्या है दोस्तों? तीसरा एंगल यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में काठमांडू के अंदर स्थिति अभी बिगड़ गई है। म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद एक 25 साल का जो राइड हेलिंग ड्राइवर हम बोल सकते हैं, उसका नाम है गणेश नेपाली। उसका सेल्फ इमोलेशन के बाद अभी दोबारा से जेन जी और इनफॉर्मल वर्कर्स अभी सड़कों पर दोबारा से उतर आए हैं। दूसरी तरफ भारत नेपाल बॉर्डर पर जो स्ट्रिक्ट कस्टम्स ड्यूटी एनफोर्समेंट को लेकर अभी लोकल बॉर्डर कम्युनिटीज में बहुत गुस्सा अभी फैल गया है। तो जब डोमेस्टिक स्ट्रीट एनर्जी उनके ही खिलाफ मुड़ने लगी है तो बिना जो आस पड़ोस के देशों के सपोर्ट के सरकार चलाना अभी बुलंद शाह के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होने लगा है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटोरिक पर चुनाव जीतना एक बात होती है, दंगे भड़का के चुनी हुई सरकार को निकाल के फिर चुनाव करवा के आना ये अलग बात है। लेकिन जब आप दो रीजनल जायंट्स के बीच में एक लैंडलॉक देश चला रहे हो तो रियल पॉलिटिक्स के स्ट्रिक्ट रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। बुलंद शाह का जो ये 100 दिन के अंदर एक यू टर्न ये साबित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में इमोशनल स्टांस नहीं बल्कि प्रैग्मेटिज्म ही आखिरी रास्ता होता है। सवाल अब आपके लिए दोस्तों, क्या बुलंद शाह का ये डिसीजन उनकी जियोपॉलिटिकल मैच्योरिटी है या सिस्टम और डिप्लोमेटिक प्रेशर के आगे वो सरेंडर कर गए? अपनी राय जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।